गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 516 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 से 18 तक प्रश्न जो है इंडियन पॉलिटी के पूछे जाते हैं, और ख़ासकर पीसीएस में जो है जो राज्यपाल वाला सेक्शन होता है वो ज़्यादा पूछते हैं, उससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, बताइए जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसके मतलब इनमें से किसी एक के। बताइए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर समता का अधिकार। देखिए, बार बार प्रैक्टिस करने से सीधे क्लिक करता है माइंड में। अब धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध लिखा है, धर्म की स्वतंत्रता नहीं लिखा है कि आप आर्टिकल 25 लगा दो इसको, तो ये तो 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता, ये तो होगा नहीं। ये याद करिए, अनुच्छेद 15 की बात हो रही है। मतलब किसी के धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 ऐसी जो है उसको रोकता है, अनुच्छेद 15। इस पर मूवी बनी है, कई बार बताया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, तो ये भी नहीं हो सकता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 में है, तो ये भी नहीं हो सकता। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, तो 14 और 18 के बीच में 15 आर्टिकल पड़ रहा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से तुरंत क्लिक करते हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, ठीक है, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 15 के तहत, जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के जो अधिकार हैं वो समानता के अधिकार में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? केवल एक ही सही होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। शामिल करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था। कौन सा एक सही है यहाँ पर, बताइए। देखिए, तीनों के तीनों गलत हैं, पहले ही सही है यहाँ पर। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी 1928 में, मूल अधिकारों की बात की थी उसने, एवं मूल अधिकारों की व्यापक रूपरेखा को जो है कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया गया था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की भी बात करती है। ठीक है, फिर अगले ही वर्ष होता है कराची अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 का, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं वो अभी तो बताया है। 16 से 20 नहीं है, 15 से 19 नहीं है, 14 से लेकर 18 तक है ना। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता के अधिकार है। जो पूरे अनुच्छेद हैं वो है 32 से लेकर, वो हैं 13 से लेकर 35 तक। ठीक है, और 36 से 51 तक हैं राज्य के नीति निषेध तत्व। तो इसके बाद फिर 51A में 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, आए मूल कर्तव्य। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में राज्य किसी नागरिक के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। 18 उपाधियों का अंत किया जाता है। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य, अबाध्य योग्य, लचीले, कठोर क्या है? देखिए, जो नीति निषेध सिद्धांत है ना वो गैरवादी योग्य हैं, जो मूल कर्तव्य है वो भी गैरवादी योग्य हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं वाद योग्य। ऑप्शन नंबर ए, यानी रिट निकाली जा सकती है अगर इनका हनन करेगा कोई आपका, तो आपके अधिकारों का। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधी मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में किया गया है।
ठीक है। संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध उपचार संबंधी, ठीक है, उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हो हाई कोर्ट। ठीक है, यानी मूल अधिकार हो गए वाद योग्य, जबकि नीति निषेध तत्व हो गए अवाद योग्य या गैर वाद योग्य। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, ठीक है, पत्रों का स्वतंत्र या स्वतंत्रता किसमें? संविधान के अनुच्छेद 19(1), ठीक है, इसमें जो है प्रत्याभूत अभिव्यक्ति में व्यापक स्वतंत्र में निहित है। दूसरे हो जाएगा, बाकी 361 ये तो गलत है। 19(1) में विशेष रूप से तो नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है, बी है। तो भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 19(1), ठीक है, इसके अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में जो है न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। मतलब वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछ रहा, आर्टिकल 19(1) में है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है अधिकारों को मूल अधिकार? संविधान में उल्लेखित होते हैं, प्रजातांत्रिक होते हैं, लोक कल्याणकारी होते हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। बताइए, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, मूल अधिकार की बात हो रही है। अब ये लोक कल्याणकारी तो होंगे नहीं, लोक कल्याणकारी अगर ये हो जाएंगे तो डीपीएसपी क्या होगा, मतलब राज्य का नीति निषेध सिद्धांत क्या होगा? प्रजातांत्रिक भी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के लिए, दोनों को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अगर 5वां बाउंसर मार रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो 2-3 से देखिए पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 ये गया, 3 भी इसमें गया, 3 है गया, 3 है गया, ठीक है, 1 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 4 5 में क्या था, ये संविधान में उल्लेखित हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, 32 से 35 के बीच में। ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वर्ष 1928 में, मूल अधिकारों की बात की थी उसने, और मूल अधिकारों की व्यापक रूपरेखा को जो है 3 साल के बाद कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी अभी बताया है वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख, ठीक है, अधिकारों को महत्व देता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो स्वतंत्रता मिल गई संसद से। देखिए, प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा की जो शासन प्रक्रिया है वो डीपीएसपी से संबद्ध है, ना कि मूल अधिकारों से, मतलब राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों से संबंध रखती है। वो एलिमिनेट आराम से हो जाएगा बार बार प्रैक्टिस करने से। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। यही हैं पहले वाले, राज्यपाल प्रसाद पैंत। तो संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत वो पद धारण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक और तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, और दूसरी ओर जो है केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है राज्यों का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली, ठीक है, महिला राज्यपाल थी? कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया। वे 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थीं। ठीक है, हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में जो है महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत होता है। नियत होता है क्या? गलत है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव को ना राज्यपाल है ना राष्ट्रपति है, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हैरानी हुई होगी।
तो किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत नहीं होता। प्रायः वह वरिष्ठतम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, ठीक है, अधिकारी को जो है मुख्य सचिव बनाया जाता है, जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपना पद जो है उस पर बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। क्लियर। तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का मुख्यमंत्री। उसका कार्यकाल नियत नहीं होता। ठीक है, और आईएएस अधिकारी होता है वो वरिष्ठतम सेवानिवृत्त। 10वां प्रश्न पर आ जाइए। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है? बताइए। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग, रिटायर नहीं, ठीक है, 60 वर्ष तक है, मतलब है वरिष्ठतम, ठीक है, मतलब कार्यकाल के दौरान। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध है। बी हो जाएगा इसका आंसर। तो राज्य के राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश की पदवी की बात करें तो उनको हटाने से पहले जो है संसद में महाभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसको हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अलग से 1 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य के राज्यपाल की बात हो रही है, राष्ट्रपति की मत समझ लेना। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए उसकी, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यपाल कुछ और भी बचा है क्या? वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बताइए। देखिए, जन्म से भारत का नागरिक हो, ये वाला फंडा ये राष्ट्रपति के लिए है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म लिया हो या ना लिया हो गलत है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, करेक्ट है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्यों रखेगा? वो राज्यपाल है, ठीक है, वो राष्ट्रपति थोड़ी है। तो गलत हो गए 1 और 3, केवल 2 यहाँ पर सही है। तो केवल 2 तो है नहीं, तो चौथा भी सही हो जाएगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है। 2 और 4 डी है आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो है 2 अर्हताएँ हैं, जो लक्ष्मीकांत में लिखी इंडियन पॉलिटी में। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। देखिए, राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह प्रावधान भी राज्यपाल के लिए कर दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 अलग से पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्यों का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति, वैसे राज्य में होता है राज्यपाल। तो संविधान के अनुच्छेद 154A के अनुसार राज्य की कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति करता है, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 13वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है या विचारार्थ रख सकता है उसके लिए, ठीक है, उसके विचार के लिए रख सकता है, सुरक्षित कर सकता है। कई तरह से पूछा था प्रश्न। 200, अनुच्छेद 200। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर या तो अपनी सहमति दे दे, ठीक है, सहमति दे दे, या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है आरक्षित कर सकता है राज्य का राज्यपाल। और संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करते हैं तथा अपनी अनुमति देता है या रोक सकता है, ये भी याद रखिएगा। 200 है राज्यपाल के लिए, 201 हो गया राष्ट्रपति के लिए। मतलब ऐसा विधेयक जो राज्यपाल ने विचारार्थ रखा है राष्ट्रपति के, अब राष्ट्रपति ने वो देखा तो राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करेगा या तो अपनी अनुमति दे देगा या रोक भी सकता है। ऐसा नहीं है कि बाउंड है वो देने के लिए स्वीकृति।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, और इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, और कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता। बताइए कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। देखिए 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, इसमें लिखा है। ऐसा तो है नहीं कि उसे 5 वर्ष की अवधि से पहले हटाया नहीं जा सकता, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र कभी हटा सकते हैं उसको। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। दूसरा निकल रहा है क्या, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। यह भी नहीं निकल रहा। 5 वर्ष की अवधि खत्म होने पर भी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, जैसे राष्ट्रपति बना रहता है। कब तक, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे अवधि पूर्व होने से पहले भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है। कौन कर सकता है करों और शुल्कों के। जिला योजना समिति इसका उत्तर नहीं है। उस राज्य का वित्त मंत्रालय, उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय, उस राज्य का वित्त आयोग, बी। तो राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 झा के तहत उस राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में जो है संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये पॉलिटी के। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। आप एक लाइक कर सकते हो, टेस्ट पसंद आता है तो, और शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। धन्यवाद।